भाई लीजिए राम जी का नाम। प्यारे भाइयों, आपने सुना पांचवी दास्तान में जो तोते ने सुनाई कि भाई कितनी निर्दयी औरतों हैं। ये मानस ने कोई भी इल्जाम लाके सरेआम मरवा दे बिना खोट। इस पर मैं ना कहने लगी तो गणा बढ़ चढ़ के ना बोले। मैं भी मर्दा की बेवफाई की दास्तान जानूं। भाई मर्द कितने जालिमों हैं और करूरों हैं। ये है भाई छठी दास्तान जो मन्ना सुनावेगी। मन्ना कहने लगी मद्रुई शहर में मदन सेन नाम का एक राजा राज करया करदा। वो राजा बड़ा ही रूपवान, गुणवान और चतुर भी था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सभी सुख शांति से बस रहे थे। एक दिन राजा अपनी कचहरी लगायो बैठा। उसमें वजीर, दीवान, मसद्दी और सेनापति राजा सभी बैठे। एक दूर से चल के सौदागर व्यापार करता हुआ गांव दर गांव और शहरों में घूमता हुआ मद्रुई शहर में ही आ गया और वो कचहरी में चला गया। सौदागर ने जाके राजा को नमस्कार और प्रणाम करया और राजा ने भी उसका प्रणाम लिया। राजा कहने लगा, भाई आप कौन और कहाँ से आए? सौदागर कहने लगा, महाराज मैं एक सौदागर हूँ और अपना सामान बेचा करूँ। सौदागर ने अपनी जेब से एक फ़ोटो काट के फ़ोटो और उसने राजा मदन सेन को दिया। वो फ़ोटो बहुत ही खूबसूरत था। उस फ़ोटो ने देख कर राजा हैरान हो गया कि भाई ये फ़ोटो तो बड़ा ही खूबसूरत है। राजा कहने लगा, सौदागर ये किसका फ़ोटो है? सौदागर कहने लगा, महाराज संगलदीप जजीरे में एक कंचनपुर शहर है और वहाँ का राजा नारायण सिंह है। उसकी लड़की है, उसका नाम चंद किरण है, जो अभी तक कुंवारी है, उसने शादी नहीं करी और वो लड़की आपके योग्य है। आप उसे शादी कर सको और अपनी रानी बना सको और इसीलिए मैं ये फ़ोटो लेकर आपके पास आया हूँ। राजा ने सौदागर को इनाम कराम दिया और सौदागर तो वहाँ से फिर चला गया। राजा ने वो फ़ोटो बड़ा गौर से देखा। बहुत खूबसूरत फ़ोटो, बड़ी बड़ी आंखें, लंबा चेहरा और साफ सुथरा। ऐसा फ़ोटो तो कोई उसने आज तक देखा ही नहीं था। देख कर राजा हैरान हो गया। उसने कहा कि भाई ये लड़की तो तेरी रानी बनने योग्य है, मैं इससे ब्याह करूँगा। वो कहने लगा वजीर दीवान से, दीवान जी मैं इस लड़की से शादी करूँगा। दीवान कहने लगा, राजा साहब क्यों औरतों के चक्कर में पड़ते हो? आपके बहुत सी रानी है और औरतों के चक्कर में नहीं पड़ा कर दे। राजा कहने लगा, दीवान मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा और इससे शादी करूँगा। उसी कचहरी में उसका पिता भी बैठा था। उसने भी कहा, बेटा मदन सेन आप वहाँ मत जाओ, आप वहाँ कष्टी जेल लोगे और आप यहीं पर रहो। अगर आपने शादी ही करनी है तो मैं और कोई लड़की देख कर खूबसूरत सी आपकी शादी कर दूँगा। वो कहने लगे, नहीं पिताजी ये लड़की बड़ी खूबसूरत है और मैं इससे ही शादी करूँगा। कचहरी वालों ने और उसके बाप ने राजा को बहुत समझाया लेकिन राजा नहीं माना। शाम के वक़्त राजा फ़ोटो लेकर रणवास में चला गया। जाकर रणवास में रानी तो उसके और भी थी और बड़ी रानी थी, उसका नाम था ओम प्रभा। वो रानी से कहने लगा, देख रानी बड़ा ही खूबसूरत फ़ोटो है यू, और ये लड़की संगलदीप जजीरे में कंचनपुर शहर है, इसका नाम चंद किरण है और मैं इससे शादी करूँगा। रानी कहने लगी, महाराज दूसरों की औरतों के चक्कर में नहीं बढ़िया कर दे, आपके बहुत सी रानी है और आप यहीं पर रहो और अगर आपने शादी ही करनी है नहीं, आपके राज्य में एक से खूबसूरत लड़की है, आप उनसे शादी कर लो। राजा कहने लगा, नहीं ओम प्रभा रानी ये लड़की बड़ी ही खूबसूरत है और मैं इससे शादी करूँगा और मैं इससे प्रेम भी लग गया हूँ करने। रानी ने उसको बहुत सा समझाया। कहने लगी, महाराज ये तो एक कागज़ का फ़ोटो है और आप कागज़ की तस्वीर देख के क्यों तबीयत को भंग करते हो? आप वहाँ जाओगे बड़े बड़े दुख से लोगे, कष्टी आवेगी और आप यहीं पर रहो। राजा कहने लगा, नहीं रानी मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज आप चले जाओ, इसमें मैं क्या कर सकूँ? मेरा फ़र्ज़ तो आपको समझाना है, जो आपकी मर्ज़ी वो करो।
राजा नहीं माना। राजा कहने लगे, ले रानी, राजकाज को संभालिए और मैं वहाँ चल रहा हूँ। अगले दिन सवेरा राजा राजशाही कपड़े तो उसने उतार दिए और सादा भेष बना लिया, बना के और पैदल चल पड़ा। राजा चलता रहा, जंगल बियाबानों में का चलता हुआ, नदी नालों को पार करता हुआ, जड़े दिन छिप जे जंगल में उड़े, रात बसेरा कर ले, कहीं शहर में रात बसेरा कर ले, वो 2-4 दिन लग चलिया। चलते चलते राजा के विचार मन में आया कि भाई तो संगल द्वीप में जावेगा, इस भेष में तो किससे उसका मैल पूछेगा, कौन तने बतावेगा, और कोड़े तो रवेगा और के तो खावेगा, ये तो वेश ठीक नहीं है। अगर तू साधु का वेश बना ले, नहीं साधु तो मांग के भी खा सके और कहीं भी रात बसेरा कर सके और अपना दूना भी लगा के बैठ सके, साधु न कोई नहीं हटा सकता। मदन सेन राजा ये मन में विचार करके चलता रहा। उसने देखा रास्ते में कि एक साधु का आश्रम था। मदन सेन साधु के आश्रम में पहुंचा। वहाँ एक महात्मा था। महात्मा को जाकर उसने नमो नारायण कराया और साधु ने भी नमो नारायण लिया उसका। साधु कहने लगा, भाई आप कौन और कहाँ से आए हो? मदन सेन राजा कहने लगा, महाराज ऋषि जी, मैं मद्रुई शहर का रहने वाला हूँ और मदन सेन मेरा नाम है, और मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपका चेला बनूंगा, आपके पास में ही रहूँगा। साधु कहने लगा, भाई तो क्या करेगा चेला बन के? वापिस चला जा, जा अपने घर बार को संभाल और अपने बच्चों को संभाल, बाबा नहीं बना कर दे। मदन सेन कहने लगा, नहीं महाराज जी, मैं तो घर से चले आया हूँ और ही बाप के आश्रम में रहूँगा, आप उन्हें चेला बना लो और मेरे कान पाड़ दो। साधु ने बहुत सा समझाया राजा मदन सेन को, लेकिन मदन सेन नहीं मान्या। साधु कहने लगा, ठीक है भाई, बन जा चेला। बाबा जी ने उसके कान पाड़ दिए और भगमा बाणा दे दिया। बाबा जी कहने लगा, भाई नू काम करया कर, या लो जोड़ी ले ले और शहर में जाया कर, भिक्षा मांग लिया कर, और जंगल में तय लकड़ी फल भी ले आया कर। मदन सेन कहने लगा, ठीक है महाराज जी, मैं ले आया करूँगा। मदन सेन जोड़ी लेवे और शहर में चला जाए और भिक्षा ले आवे और उधर जंगल में जावे, फल और फूल और लकड़ी भी ले आवे धुने खातर, भाई रोटी बनावे खावे और ओढ़ा वो रन लगे। रंधे संधे मदन सेन को चौखे दिन हो गए। जब मदन सेन की मूछ और दाढ़ी बद गई और सिर के भी बड़े बड़े बाल हो गए और वो बाब्यो जैसा लाग गया लागने। मदन सेन ने सोचा कि भाई ईब तो पूरा बाबा जी लाग गया दिखण और ईब यहाँ से चल पड़े। वो कहने लगा बाबा जी से, महाराज जी ईब मैं जाऊँगा संगल द्वीप जजीरे में कंचनपुर शहर है और वहाँ एक लड़की है चंद किरण, और मैं उससे मिलूँगा और उससे शादी करूँगा। साधु कहने लगा, भाई या तो मैं पहले जानू था तो किसकी सेवा करेगा, तो जावेगा, चला जा भाई। तो साधु ने उसके कानों में मुंदरा पा दी और एक चिमटा दे दिया, करमंडल दे दिया और भगमा बाणा दे दिया। कहने लगा, जा भाई। तो राजा मदन सेन साधु को दंडवत प्रणाम करके और वहाँ से चल दिया। चलता चलता राजा जा रहा था। राजा चलता हुआ कंचनपुर शहर के नज़दीक के पहुँच गया। वहाँ जाकर राजा ने विचार किया कि भाई तो कंचनपुर शहर में जावेगा और तने कौन पता बतावेगा, भाई चंद किरण का महल कड़ा है। राजा ने एक बुढ़िया रान्ने चुगे थी वह दिखाई दी। बाबा जी उसकी तरफ गया। बाबा जी ने बुढ़िया को राम राम करी। कहने लगा, राम राम ताई। बुढ़िया कहने लगी, राम राम बाबा जी, सुनाओ कैसे आए? राजा मदन सेन कहने लगा, माता जी आप कहाँ के रहने वाली हो? बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं तो कंचनपुर शहर के रहने वाली हूँ। राजा कहने लगा, माता जी कंचनपुर शहर में चंद किरण का महल है और उसका पता बता दे तो वो कहाँ सी है। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं उसका पता नहीं बता सकती, उसके पिता के सख्त ऑर्डर है और जो कोई हाथ कर दे वह हाथ न कटवा दे, और जो कोई आंख भर के लखा दे वो आंख कटवा दे, और जो कोई जबान से कुछ कह दे वह जीभ कटवा दे। बोला, मैं नहीं बता सकती, उसका तो कोई पता नहीं बता सकता। राजा मदन सेन बुढ़िया से कहने लगा, माता जी
बता दे। बुढ़िया बोली भाई मैं नहीं बता सकती। राजा मदन सेन ने बड़ी कोशिश करी, बुढ़िया नहीं मानी और ना वह बतावे। राजा कहने लगा ले बुढ़िया या तो बता दे और नहीं मैं तेरा नाम लेकर जल के मरूंगा। बुढ़िया कहने लगी भाई बेशक मर जा, मैं उसका पता नहीं बता सकती। राजा ने सोचा कि भाई तो घर से भी चले आया और तने पता भी नहीं लगेगा, ईब तेरा वहाँ जाना ठीक नहीं है और वापस जाना भी ठीक नहीं है। राजा कहने लगे बुढ़िया ले मैं तेरा नाम लेके भी जल के मरूंगा। राजा ने लकड़ी रन्ने गोसे इकट्ठे करके चिता बना ली, बनाया क्या चिता, और राजा उसके ऊपर बैठ गया। बुढ़िया से कहने लगे ले बुढ़िया ई मैं जल के मरूंगा तेरा नाम लेके, और यूं पाप तेरे सिर लगेगा, हत्या तेरे सिर लगेगी और इसमें आग ला दे। बुढ़िया ने सोचा कि भाई कदी बाबा जी सच्चो जल के मर जे। बाबे बड़े हटके ठीले हुए, बाल हठ और बाबा हठ और राजा हठ, ये तीन हठ हुए। अगर ये हठ पकड़ ले तो ये मान्या नहीं कर दे, इतनी इनकी पूरी नहीं होती। बुढ़िया ने सोचा बाबा तो जल के मरेगा। बुढ़िया कहने लगी भाई एक उपाय है वो मैं तेरे को बता सकूं। बोला कौन सा है माता जी। बुढ़िया कहने लगी भाई मैं रानिया की टोकरी लेकर चल लूँगी, मैं आगा आगा चल लूँगी तो मेरे पीछे लग लिए। हम संगलदीप में पहुँच जाएंगे शहर में, जीव चंद किरण का महल आ जाएगा, मैं उड़ा एक राना घेर दूंगी चौक में, और तो न्यू समझ लिए भी चंद किरण का महल आ गया। और उसके महल जैसा कोई दूसरा वहाँ महल नहीं है और ना ही कोई उसका घर है। मदन सेन कहने लगा माता जी ठीक है। बुढ़िया ने रान्या का टोकरा ठा लिया, आगा आगा बुढ़िया चल पड़ी और पीछे पीछे मदन सेन चल दिया। वो चलते चलते कंचनपुर में ही पहुँच गए। वहाँ जाकर जीवचंद किरण का महल आया। बुढ़िया ने चौक में अपने हाथ है एक राना नीचे गिर दिया। बुढ़िया तो राना गिर के चली गई और मदन सेन ने सोचा कि भाई यही चंद किरण का महल है। उन्हें दोनों तरफ लगा के देखा, उस बरगा कोई घरे नहीं था, एक बहुत बढ़िया महल वही था। राजा वहाँ से चल दिया, चलकर वो पिछवाड़े में पहुँचा। पिछवाड़े में एक झांकी थी। राजा ने वहाँ जाकर लकड़ी गोसा राना इकट्ठा करके और एक धूना बना लिया, बना के धूना और उसमें आग ला दी, वो चेतन कर दिया। वहाँ वो चिमटा गाड़ के करमंडल धर के और पलोथी मार के बैठ गया। जीव धूने में तय धुआं उठा और वो धुआं महल में गया, सारे महल में धुआं धुआं हो गया और वो चंद किरण के कमरे में भी गया। जब कमरे में धुआं गया तो उनकी आंखों में बढ़ गया और मुंह में भी बढ़ गया। चंद किरण बांदी से कहने लगी बांदी आज यूँ धुआं कटता आया देख तो। बांदी वहाँ से चल के ऊपर मंडेरे में को उसने झाँक के देखा कि वो एक बाबा जी बैठा धूना ला रहा। वह कहने लगी बाण एक बाबा जी बैठा वो धूना ला रहा और उसका धुआं आवे। चंद किरण कहने लगी बांदी जा और उस बाबा जी से कह दे कि भाई अपना धूना उठा ले, मारे महल में धुआं ही धुआं हो गया। वो कहने लगी जी ठीक है मैं जाऊँ। बांदी वहाँ से गेट के बट और बाबा जी के पास पहुँची। बाबा जी से कहने लगी महाराज जी आपके धूने का धुआं मारे महल में जा लिया और मारी तो आँख फूट गिर कड़वा मुँह हो गया और आप यहाँ से धूना ठा लो। बाबा जी कहने लगा बांदी ये धूना नहीं उठेगा, ये संतों का धूना है, महात्मा का धूना है, जहाँ पर लग गया वहीं पर रवेगा, धूना नहीं उठा करता। बांदी ने बहुत कहा बाबा को कि हमारे महल में तो धुआं धुआं हो गया तो यहाँ से ठा ले, और मेरी बाण का भी ऑर्डर है कि भाई बाबा यहाँ से धूना ठा लेगा। राजा कहने लगा मैं नहीं ठानदा। बांदी ने बतेरा कहा, बड़ी कोशिश करी लेकिन बाबा जी नहीं मान्या। फिर बांदी वहाँ से वापस आ गई, आकर वो कहने लगी बाण बाबा जी धूना नहीं ठानदा, इतने सारे महल में और धुआं धुआं हो गया। चंद किरण कहने लगी बांदी से बांदी और महल तो सारा ही भर गया और न्यू तो हमारी आँख फूट जाएगी, जा अटके जा छो मैं भर के और उस बाबा तय कह दे कि भाई अपना धूना ठा ले। बांदी फिर वहाँ से चल दी केले में जाऊँ और चंद किरण
झांकी दोहराएगी, भाई देखा बाबा की और बांदी की के बात होगी, मैं भी तो सुनूं। बांदी बाबा के पास गई और बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी मारे महल में तो दुम्मा ही दुम्मा हो गया और तो उरे तो दूना ठा ले। वो बोला मैं नहीं ठानदा। बांदी कहने लगी, बाबा नहीं है तो कोई मोटा है और भिखारी है, भिखमंगा है, तो साधु नहीं है तो स्वादु है। ये बाबा के काम नहीं होंगे कि भाई मैल के बराबर में दूना लावे। बाबा का काम है भाई जंगल में दूना लाओ और वहाँ तपो, तो कोई भिखारी है, तो बाबा नहीं है। इस पर बाबा जी कहने लगे, बांदी तो सही कह रही है, मैं बाबा जी भी नहीं हूँ, मैं हूँ मद्रुई शहर का राजा मदन सेन, और जो आपकी बाण है चंद किरण, मैं इसके प्रेम में चले आया और मैं इससे विवाह और शादी करूँगा। ये बातें चंद किरण भी सुन रही थी कि भाई यू बाबा नहीं है, यू तो राजा है मद्रुई शहर का मदन सेन। तो चंद किरण बाबा कहनी लागी देखन और बाबा जी भी चंद किरण कहनी देख रहे थे। दोनों के इशारे हो रहे थे, आंखें मिल रही थी। बाबा जी फिर दूना क्या न ठावे था भी। बांदी वहाँ से फिर चल पड़ी और चंद किरण उसके नहीं देखती रही। बांदी वापिस आ गई, उनकी इशारे चलते रहे। 2-4 दिन लग ऐसा ही होया। चंद किरण झांकी माजे और बाबा जी उसके नहीं लखावे और वो बाबा जी के नहीं लखावे। दोनों के बातों में इशारे होवें, हाथा के होवें, आंखों के होवें। एक दिन चंद किरण बाबा जी से कहने लगी, बाबा जी आप दूने पे क्या करोगे, यहाँ तो भूखे मरो, बरसात भी है और जाडा भी है, आपके दिन यहाँ कैसे कटेंगे, आप महल में ही आ जाओ। बाबा जी कहने लगे, चंद किरण मैं महल में कुकर आऊँ, मैंने तो ना तो रास्ते का पता और गेट पे पहरेदार होंगे, मैं वहाँ जाऊँगा पहरेदार मने पकड़ लेंगे। चंद किरण कहने लगी, बाबा जी मैं कमंद लटका दूंगी, आप कमंद के सहारे ऊपर आ जियो रात ने 12 बजे। बाबा जी कहने लगे, ठीक है मैं आप कमंद लटका दियो और ऊपर आ जाऊँगा। जब रात ने 12 बजे का टाइम होया, चंद किरण ने कमंद लटका दी और बाबा जी कमंद के सहारे झांकी मैं को ऊपर चला गया। तो चंद किरण की और बाबा जी की वह बातें हुई, रो चंपड़ सार खेल ले, तड़कले तक बाबा वहीं रहा। जब सवेरा होया बाबा जी फिर अपना दूने पा गया। बाबा जी का तो हर रोज यूँ काम, कमंद के सहारे चढ़े और चौंपड़ सार खेल ले और वाजे। उधर पहरेदारों ने देखा कि भाई बाबा जी दूने पे बैठा था और यूँ रात ने जावा करे, दूना तो खाली होवे, वो उसका पैरा लाग गए देन, भाई बाबा देखा कहाँ जावे। एक दिन 12 बजे के टेम कमंद लटक रही थी और चंद किरण कमंद लटका कर सोगी। बाबा जी चढ़न लग गया, पहरेदारों ने देख लिया। जब चढ़े था वो तो उन्हें वो पकड़ लिया। बाबा जी ने आवाज भी मारी कि चंद किरण, उन्हें सुनाई नहीं दिया, वह सोए थी। पहरेदारों ने, सिपाहियों ने बाबा को पकड़ लिया। बाबा का थप्पड़ और डंडे भी मारे, मार के उसके रस्सी से हाथ और पैर जोड़ दिए, जोड़ के पिटाई करके उसको घेर दिया कि भाई सवेरे इसको राजा की कचहरी में पेश करेंगे। जब सवेरा होया सिपाही उसको लेकर कचहरी में गए। राजा की कचहरी लगी हुई थी, वो जाकर उन्हें नमस्कार प्रणाम करया। राजा कहने लगे, आओ भाई क्या बात है। वह कहने लगे, महाराज जी ये बाबा जी है, ये रात को आपकी लड़की के महल में कमंद के सहारे चढ़े था और हमने इसको पकड़ लिया। राजा ने देखा कि भाई तो बाबा जी है। राजा कहने लगा, भाई ये बाबा जी नहीं है, ये तो कोई एयासी है, मोड़ा है, ये साधु नहीं है। नु काम करो, इसको इसी टेम काद में घेर दो काल कोठरी में और ये वहाँ पड़ा रहेगा। तो राजा को काद में घेर दिया काल कोठरी में और पहरेदार तो फिर वहाँ आ गए। जब दिल्ली के आया, चंद किरण उठ के उसने देखा दूने पे कि वहाँ तो बाबा जी नहीं है। बांदी से कहने लगी, बांदी हाँ कहाँ जी। बोला, आज दूने पे बाबा जी दिखाई नहीं दे रहा, वो कहाँ गए, जा पता कर, वो कड़ा है। बांदी वहाँ से चल के और वो पहरेदारों दोहराई। पहरेदारों से कहने लगी, भाइयों
उरे एक बाबा जी तपया करदा, वह ढूंढने पर नहीं है, वो कहाँ गया। पहरेदार कहने लगे बांदी वो तो रात को हमने पकड़ लिया, वो रात कमंद के सारे ऊपर चढ़े था और हमने उसको देख लिया, हमने पकड़ के उसको राजा को पेश कर दिया और राजा ने उसको कैद में गिर दिया काल कोठरी में। इब तो वो कैद में ही पड़ा रहेगा। बांदी ने क्या चंद किरण से कहा कि बांदी पता लग गया? कहाँ जी लग गया। बोला वो तो पहरेदारा ने कैद में गिर दिया। आका अच्छा। तो चंद किरण ने सोचा कि भाई राजा तो कैद में पड़ गया, इब उसने कौन छटावेगा, वो तो सारी उम्र इब कैद में ही पड़ा रहेगा। उसने विचार किया कि भाई मदरुई शहर में पता होना चाहिए, जे कोई न कोई वहाँ से आवे और इसको छटा ले। चंद किरण ने एक गुप्तचर अलकारा बुला के और एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में लिख दिया कि भाई राजा मदन सेन चंद किरण के बाप की कैद में है और उसको छुटा लो। और अलकारे से कह दिया कि भाई यह चिट्ठी लेकर मदरुई शहर में चला जा और चुपचाप जाइए, किसी तय बताइए भी ना इस बात को। बोला ठीक है। और रणवास में भी जाकर कह दिए। अलकारा वह चिट्ठी लेकर और मदरुई शहर में आ गया। जहाँ राजा की कचहरी लगा कर दी वहाँ पर वो अलकारा पहुँच गया। जाकर उन्हें कचहरी में नमस्कार प्रणाम किया और वो चिट्ठी वजीर को दे दी। वजीर ने भी वह चिट्ठी पढ़ी। फिर वो अलकारा रणवास में भी गया। रणवास में जाकर जो राजा की रानी थी ओम प्रभा, उससे कहने लगा रानी जी आपका पति मदन सेन राजा नारायण सिंह की कैद में है, जो चंद किरण का बाप है, और उसको तो उन्हें कैद में घेर दिया और आप उसे छुटाने की कोशिश करो। अलकारा तो चिट्ठी देकर फिर आ गया। फिर ओम प्रभा ने सोचा कि भाई मेरा पति तो कैद में है और अब तो वो सारी उम्र कैद में रहेगा। वो पति भरता स्त्री थी, सभी बातों को समझा कर दी कि भाई मना अपने पति को छुटाना चाहिए किसी ना किसी तरह। और वो नाच और गाना भी जाना कर दी, बड़े बड़े रसीले गीत भी गाया कर दी। उसने वहाँ से चलने की तैयारी कर ली। वो वहाँ से चल पड़ी। 5-10 दिन के रोज में वह वहीं पहुँच गई संगलदीप में। संगलदीप में जाकर उसने अपना नाच गाना शुरू कर दिया। वो गलियों में, चौकों में, मोहल्लों में बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गावे और उसके गीतों के चर्चे सारे शहर में फैल गए। सभी उसकी तारीफ करने लगे कि भैया तो बहुत बढ़िया कलाकार है, बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गावे। सारे शहर में उसके चर्चे हो गए। एक दिन वह गीत गांधी गांधी राजा की कचहरी में चली गई। राजा की कचहरी लगी हुई थी, वहाँ जाकर वो गीत गाने लगी। उसने बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ गीत गाए। एक तो एक रसीला गीत गाया जो राजा के मन को भा गया। राजा उन गीतों को सुनकर खुश हो गया। राजा कहने लगा गीत वाली तने बहुत बढ़िया बढ़िया गीत गाए, आज तक मैंने ऐसे गीत और नाच गाना नहीं सुना था। मैं तेरे गीतों पर प्रसन्न हूँ और तो मांग ले जो कुछ मांगे। वो कहने लगी महाराज आप 3 वचन दे दो। राजा 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन टले वो नरक की कुंड में पड़े, मैं अपने वचनों का पालन करूँगा। ओम प्रभा कहने लगी महाराज आपकी कैद में मेरा पति है जो बाबा है और आप उसको रिहा कर दो। राजा कहने लगा जा मैं उसको छोड़ दूंगा। फिर वो कहने लगी महाराज मेरा पति आपकी लड़की से प्रेम करे और आप उसकी शादी कर दो। राजा कहने लगा मैं उसकी शादी कर दूंगा। फिर वो कहने लगी महाराज जी आपकी कैद में जितने कैदी है आप उनको रिहा कर दो। बोला मैं उनको भी रिहा कर दूंगा। राजा ने मदन सेन और चंद किरण की शादी कर दी। बड़े प्रेम से, आराम से, प्यार से उन्हें शादी कर दी। और राजा शादी करके भी खुश हो गया कि भाई मेरी लड़की राजा का ही तो गई है और यो भी तो एक राजा ही है। तो उन्हें शादी कर दी। वो वहाँ रहने लग गए आराम से।
वो कुछ दिन वहाँ रहे। फिर मदन सहन कहने लगा, ससुर जी मेरा जी कर रहा कि भाई मैं अपने वतन को जाऊं और अपना राजकाज संभालूं, मेरी चलने की तैयारी करो। वो कहने लगे आप चले जाओ। राजा ने 2 डोले तैयार करवा दिए और 20-30 सिपाही तैयार कर दिए कि भाई इन्हें दूर छोड़ के आओ, और कार तैयार कर दिए, और जो सामान देना था राजा ने वो भी दे दिया। तो 2 डोले तैयार हो गए, एक में ओम प्रभा बैठ गई और एक में चंद्रकिरण बैठ गई, और कार लेकर डोले को चल दिए। वो चल दिए, 20-30 कोस पे पहुँचे, चलते जावे थे। और जब ओम प्रभा का डोला चंद्रकिरण के डोले के बराबर में आया और चंद्रकिरण ने वो देखा, चंद्रकिरण कहने लगी महाराज ये डोला किसका है? मदन सहन कहने लगा चंद्रकिरण ये मेरी पहली रानी है ओम प्रभा। चंद्रकिरण कहने लगी महाराज ये तो बात ठीक नहीं है, ये हमारे साथ चलेगी, ये तो मेरी शौक होगी, आप इसको ख़त्म कर दो, इसको मार दो। राजा कहने लगा नहीं चंद्रकिरण ये मेरी रानी है, मैं इसको नहीं मार सकता, बड़ी पतिव्रता नारी है ये। चंद्रकिरण कहने लगी नहीं महाराज मैं आगे नहीं जाऊंगी, आप इसे मारो। राजा कहने लगा अरे रानी या मेरी रानी है, मैं कैद में पड़ा था, इसने मैं कैद में तो छटवाया, और तेरा मेरा इसने विवाह करवाया, और बड़ी इसने विफता जेल ली है, और तो इसने ना मरवावे। चंद्रकिरण डोले में तो कूद के नीचे आएगी, कहने लगी महाराज या तो इसने ख़त्म कर दो, या तो मेरी शौक है, या वहाँ जाकर हर रोज़ कहा करेगी कि मैं तने ब्याह कह ले आई हूँ, मैं आगे नहीं जाऊँगी और मैं वापस चली जाऊँगी, या तो इसकी नाड़ काट दो ना ख़त्म कर दो। और चंद्रकिरण ने फिर जिद पकड़ ली। राजा ने लेकर तलवार और ओम प्रभा का सिर काट दिया बेचारी का, और वो उन्हें मार दी। मार के मैं ना कहने लगी तोते देख इसे इसे मर्दा का मैं किस तरह की करूं, कितना जालिम कितना करूर। उन्हें राजा ने जरा सी भी दया नहीं आई कि मेरी वही पहली रानी है और इसने मेरी शादी करवाई, इसने मैं ना मारूं। तोता कहने लगा मैं ना, इसमें चंद्रकिरण का भी तो इतना ही खोट है, उसी ने तो दाब गेरी, उसी ने तो कहा कि भाई इसकी नाड़ काट दे ना मार दे, ना तो उसने राजा क्यों मारदा, वह भी तो बराबर की दोषी है, दोनों इसमें दोषी हैं बराबर के। तो यह बात थी भाई। जय श्री राम।